तो फिलहाल खबरों में जरा आगे बढ़ते हैं। मंगलसूत्र और मुसलमान के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव में राम भक्त हनुमान की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी ने जहां कर्नाटक के हनुमान चालीसा विवाद का मुद्दा उठाया, तो वहीं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर दी है। आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं। हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। संकट मोचन हनुमान की भक्ति से सियासी शक्ति का ये अध्याय दूसरे चरण के चुनाव से पहले शुरू हो चुका है। अपनी हर सफलता का श्रेय हमेशा उन्होंने प्रभु राम को दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे कारण हुआ है, जो कुछ भी हुआ है प्रभु राम के कारण हुआ है। सीएम योगी हनुमान जयंती पर बजरंगबली का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो पीएम मोदी बजरंगबली के नाम सियासी संदेश दे रहे हैं। समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिला। इस शुभ अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। राम भक्त हनुमान का जिक्र उस वक्त हुआ है जब देश में हिंदू मुसलमान की सियासत हो रही है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ सनातन का झंडा बुलंद कर रही बीजेपी। एक तरफ सीएम योगी मंदिर में राम भक्त हनुमान की पूजा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी वो दिन याद दिला रहे हैं जब कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया और हनुमान चालीसा पढ़ने पर लोगों को पीटा गया। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। पीएम मोदी के इसी बयान के बाद मोर्चा स्मृति ईरानी ने संभाल लिया है। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर डाली है और कहा, हमें 20 मई को पीएम मोदी को हनुमान बनाना है और कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में आग लगानी है। 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। सही कह रहे हैं? 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगानी और उस पर जाकर कमल का बटन दबाना है। राष्ट्रभक्त मोदी को जिताना है। दरअसल राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी देश की सियासत में हिंदुत्व का छाप छोड़ना चाहती है। बीजेपी की कोशिश जाति में बटे हिंदुओं को एकजुट करने की है। तभी चाहे अयोध्या का संदेश हो, काशी का कायाकल्प हो या फिर मथुरा की बारी हो, बीजेपी हर मंच से भक्ति और शक्ति का मुद्दा उठा रही है। ऐसे में क्या हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष घिर चुका है, क्योंकि राम मंदिर के विरोध का मुद्दा फिर गर्मा चुका है। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा विवाद से विपक्ष बैकफुट पर है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का विरोध भी हो चुका है। मथुरा जन्मभूमि पर विपक्ष की चुप्पी भी कहानी बयां कर रही है। यानी ये वो मुद्दे हैं जो विपक्ष को परेशान करने के लिए काफी हैं। तभी दूसरे चरण के चुनाव से ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी और सीएम योगी ने हनुमान जयंती पर हिंदुत्व की रणनीति तैयार की और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उधर पीएम मोदी के मुसलमानों पर दिए गए बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए चुनाव में हिटलर शाही को घसीट लिया है। देखिए रिपोर्ट। मर्केल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है। मैंने हिटलर शाही, मोदी अगर हिटलर शाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। लोकसभा की लड़ाई हिटलर शाही पर आई। ओवैसी का बयान मच गया नया घमासान। दूसरे चरण के चुनाव की तारीख चंद फासलों पर है, लेकिन इन्हीं फासलों के बीच सियासी माइलेज लेने की होड़ के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। सुनिए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तुलना में किन शब्दों का इस्तेमाल किया। तुम कमजोरों को बदनाम करते हो, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हो। अरे मोदी अगर ताकत है तो बोलो चीन कब्जा करके बैठा है कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, हम घुसपैठी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दौलत लेकर हमको बांट दी जाएगी। मोदी ने कहा हमारी हिंदू बहनों को, मोदी ने झूठ कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। मर्केल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। ओवैसी का बयान आया तो गिरिराज सिंह को भी एक्शन मोड में आना पड़ा। उन्होंने ओवैसी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। मैंने हिटलर शाही, मोदी अगर हिटलर शाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। मैं पहला ही शख्स रहूं, लेकिन डंके की चोट पे कहता हूं कि हमें नहीं चाहिए देशद्रोहियों का वोट, हमें नहीं चाहिए दुश्मन देश पाकिस्तान प्रस्त का वोट। कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए क्या, महागठबंधन को चाहिए क्या, ये डंके की चोट पर वो भी बताए। और अब पीएम मोदी के बयान का रेफरेंस भी सुन लीजिए, जिसके जवाब में ओवैसी तिलमिला उठे। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। पीएम ने जिस मुद्दे को हवा दी है वो मौजूदा सियासी समीकरणों में बिल्कुल नया है। विपक्ष इसकी काट तलाश रहा है, इसलिए उम्मीद यही है कि बयानबाजी का ये दौर आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि अभी 6 चरणों का चुनाव बाकी है। सत्ती में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर फिर से प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि गोवा में कांग्रेस उम्मीदवार कहते हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता, गोवा में भारत का संविधान थोपा गया है। पीएम ने कहा कि यह बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान है। तो अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया, और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के शाहजादे को बताई है। ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा,
ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था, वो भी लागू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और वो इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल की मालदा पहुंचे, जहां न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर हमला बोला। अमित शाह जी, न्यूज 18 बांग्ला से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोलेंगे, ये जो आदमी, इतना सारी आदमी, क्या बोले? देखिए, ये सीट हम सिर्फ 5000 वोट से हारे थे और इस बार ये सीट हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं और पूरे बंगाल में मोदी जी के नेतृत्व में हम 30 से ज्यादा सीट प्राप्त करेंगे। बंगाल का अभी हाल क्या है? कल टीचर स्कैम में 25,000 का ऊपर शिक्षक का बातिल कर दिया है, आप क्या बोलेंगे? देखिए, हाईकोर्ट के इस फैसले ने ममता बनर्जी की सरकार को कंप्लीट एक्सपोज करके रख दिया है। टीचर की नौकरियों के लिए 10 लाख से 15 लाख रुपया खाया गया है। इनके मंत्रियों के घर से 50-50 करोड़ रुपया मिलता है। यही बताता है कि यहाँ करप्शन का राज है, जनता का राज नहीं। बंगाल का जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? अपकमिंग जो इलेक्शन आएंगे उसके क्या शांतिपूर्ण होंगे, क्या मैसेज रहेंगे? देखिए, शांतिपूर्ण चुनाव तृणमूल कांग्रेस की फितरत नहीं है, परंतु मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, एक बार बंगाल में परिवर्तन करना है। इस सीएए का विरोध करते हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध शरणार्थी जो आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करते हैं, एक करप्शन करते हैं, बम धमाके कर कर बंगाल की कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों की धज्जियां उड़ाई है और हर जगह कट मनी और करप्शन का बोलबाला है। इस शासन को बदलना चाहिए। ममता जी और अभिषेक बनर्जी बोला सीएए कुछ तरफ भी लागू करने नहीं देंगे। इधर ममता और अभिषेक बोला सीएए लागू करने नहीं देंगे। देखिए, नागरिकता केंद्र का विषय है, इसमें बंगाल सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा। पाली के रण का सियासी पारा हाई है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत रोड शो कर रही हैं और इसी सिलसिले में पीपी चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और कहा है कि जनता में जबरदस्त उत्साह है और जनता एक बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। आम नागरिक, आम जन, आम वोटर प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए जबरदस्त पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र में इसका जोश है। और वैसे भी हमारी जो प्रिपरेशन होती है चुनाव के वक्त नहीं आती, कांग्रेस चुनाव के वक्त आती है। हम 2019 से जो ही चुनाव जीता 2019 का, उसी समय हम चुनाव की तैयारी में वापस लग गए। तो पूरा चुनाव की विकास के साथ साथ चुनाव की तैयारी भी हमारी साथ चलती है, कांग्रेस की तरह एन वक्त पे नहीं आती। वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम रहा है, तो क्या चैलेंज बढ़ गया है? ये हर क्षेत्र का अलग अलग है। हमारे क्षेत्र का वोटिंग परसेंटेज हमें चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से आम मतदाता को भी अपील करूंगा, ये लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में, इस त्योहार में, जिसमें कि वो प्रधानमंत्री चुनते हैं और वही प्रधानमंत्री जो होता है हमारे पूरे देश को गवर्न करता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान किया जाना चाहिए। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।